हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू। और मैं हूं स्नेहा और हमने एक एनसीईआरटी की वीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है। उसमें अपने अभी तक 3 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं और आज ही इसका चौथा पार्ट रहेगा। हर वीडियो में अपने 20-20 क्वेश्चन रहते हैं और हर ऑप्शन को हम पूरे डिटेल के साथ में, हर क्वेश्चन को पूरे डिटेल के साथ में, फुल एनालिसिस के साथ में देखते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है बिना टाइम वेस्ट किए, और ये वाली जो सीरीज है वो अपने लैब असिस्टेंट और स्कूल व्याख्याता एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इससे जो जो ये क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से हैं और लैब असिस्टेंट में पूरा का पूरा सिलेबस एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, और जो स्कूल व्याख्याता है उसमें 50 से 55 क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं, तो इन सब के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, और हाँ, इनकी जो पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, तलछट का अवर्गीकृत निक्षेपण किसके द्वारा तलछट का अवर्गीकृत निक्षेपण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? ऑप्शन एक है समुद्री लहरें, दूसरा है पवनों, तीसरा है हिमनदों, चौथा है बहते पानी के द्वारा। तो जो तलछट है उनका अवर्गीकृत निक्षेपण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, हिमनदों के द्वारा। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन है बहुत एग्जाम में डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट मतलब रिपीट भी होते हैं कि ये वाले क्वेश्चन फिर से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से हमें देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरियोलिस बल के सीधे समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर एक है देशांतर कोण, दूसरा है अक्षांश कोण, तीसरा है ऊंचाई कोण, चौथा है दाब प्रवणता कोण। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? कोरियोलिस बल क्या है? कोरियोलिस बल जो है, जैसे कि हम देखते हैं कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर कोरियोलिस बल जो है ये एक विक्षेपण बल है। ठीक है, तो कोरियोलिस बल सबसे कम कहाँ होगा? 0 डिग्री अक्षांश पर। और उसके बाद में जैसे जैसे हम 0 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कोरियोलिस बल भी बढ़ता जाता है। यानी जैसे जैसे 0 डिग्री अक्षांश से देशांतर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कोरियोलिस बल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जो कोरियोलिस बल है वो देशांतर रेखाओं के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर अपना 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अनेक समोच्च रेखाएं एक ही स्थान पर अभिसरित होती हैं तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर एक है अवतल ढलान, दूसरा है अवतल ढलान, तीसरा है पर्वत, चौथा है भृगु। तो कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा कि जब अनेक रेखाएं एक ही स्थान पर अभिसरित होती हैं तो किसका निर्माण होता है? तो किसका होगा? देखो, अवतल ढाल में क्या होता है? अवतल ढाल में कि जो निचले भाग में जो है समुच्च रेखाएं पास पास होती हैं और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं समुच्च रेखाओं की जो दूरी है वो है, यानी समुच्च रेखाएं निचले भाग में समुच्च रेखाएं निचले भाग में समुच्च रेखाएं क्या होती हैं? दूर दूर होती हैं, दूर दूर होती हैं, दूर दूर। वह जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम क्या होगा ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं, ऊंचाई की ओर जाने पर क्या होगा? समुच्च रेखाएं समुच्च रेखाएं पास पास होती जाती हैं। ठीक है, रेखाएं पास पास होती जाती हैं। ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा अपना अवतल ढलान में, कि इसमें नीचे के भाग में क्या होगा? समुच्च रेखाएं जो है दूर दूर होती हैं और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं समुच्च रेखाओं के बीच की दूरी जो है बढ़ती जाती है। ठीक है, फिर है उत्तल ढलान। उत्तल ढलान में क्या होगा? उत्तल ढलान इसके विपरीत हो जाएगा,
अवतरण ढलान के विपरीत हो जाएगा। कि इसमें क्या होगा कि निचले भाग में समुच्च रेखाएं पास पास होती हैं और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाते हैं समुच्च रेखाओं के बीच की दूरी जो है दूर दूर होती जाती है। उसके बाद में है पर्वत। पर्वत में समुच्च रेखाओं की दूरी या तो वृत्ताकार होती है या फिर अंडाकार होती है। हमें पूछा है कि जब अनेक समुच्च रेखाएं एक ही स्थान पर अभिसरित होती हैं, यानी एक स्थान पर आकर मिलती हैं, तो किसका निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर अपना जो है 4 सही हो जाएगा, भृगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मानचित्र में सबसे कम विवरण दर्शाए जाते हैं? पहला है एटलस, दूसरा है भूमि पंजीकरण मानचित्र कैडेस्ट्रल, ठीक है, तीसरा है स्थलाकृतिक पत्रक और चौथा है भित्ति मानचित्र। तो कौन सा इसका सही हो जाएगा? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें पूछा है कि सबसे कम विवरण जो है किस में दर्शाया जाता है। तो बड़ी मापनी और छोटी मापनी के आधार पर हमें जो है 4 मानचित्रों में बांटा गया है, मानचित्रों को 4 प्रकार में बांटा गया है, जिसमें पहला आएगा सबसे जो बड़ी मापनी है वो किसकी आएगी, सबसे छोटी मापनी किसकी आएगी, वो आएगी कैडेस्ट्रल की, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो छोटे कस्बे, नगर, ठीक है, और जो भूमि होती है, प्लॉट होते हैं, उन सब के मानचित्र दिखाए जाते हैं। और जो मतलब गांव का जो पटवारी होता है उसके पास में जो मानचित्र होता है वो कैडेस्ट्रल मानचित्र होता है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब ज्यादा विवरण दिखाया जाता है, उस क्षेत्र की ज्यादा जानकारी हमें उसको देखकर पता चलती है, ठीक है। तो इनका मतलब बड़ी मापनी से छोटी मापनी, मतलब छोटी मापनी से बड़ी मापनी की तरफ जो है इनका क्रम भी ये हो जाता है, फर्स्ट नंबर पर ये आएगा, ठीक है। उसके बाद में आएगा स्थलाकृतिक मानचित्र। स्थलाकृतिक मानचित्र में क्या होता है, इसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक तथ्यों को दर्शाया जाता है, सांस्कृतिक तथ्यों को दर्शाया जाता है, ठीक है। यानी इसमें प्रकृति जो उच्चावच हैं, पर्वत पठार मैदानों के साथ साथ में जो सांस्कृतिक तथ्य हैं उनको भी साथ साथ में दर्शाया जाता है, किसमें? स्थलाकृतिक मानचित्र में। उसके बाद में आता है भित्ति मानचित्र। भित्ति मानचित्र में हम जो मैप वगैरह लगाते हैं, ठीक है, जो प्राकृतिक मैप या राजनीतिक मैप हम लगाते हैं वो वाले किस में आएंगे? भित्ति मानचित्र में। ये आ जाएगा तीसरे नंबर पर, ठीक। उसके बाद में आता है चौथे नंबर पर एटलस। जो हमारे पास एक एटलस होती है बुक के रूप में, वो मतलब 4th नंबर पे है और उसमें सबसे कम विवरण दिखाया जाता है। जैसे एक पेज पर ही हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड का मैप आ जाता है, लेकिन हम पूरे वर्ल्ड की जानकारी उस मैप को देखकर नहीं लगा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे कम विवरण जो है किस में दिखाया जाता है, वो एटलस में दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर अपना 1 सही हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार बहुत एग्जाम में रिपीट होता है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषता अधिक दाब प्रवणता है। कारण है, ये था इसका कथन, कारण है चक्रवात की आंख बादल रहित होती है, ठीक है। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? पहला है ए सही है लेकिन आर गलत है, दूसरा है ए गलत है आर सही है, तीसरा है ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, चौथा है ए और आर सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम पहले वाला इसका कथन देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषता अधिक दाब प्रवणता है। ये बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं? ये लो प्रेशर के केंद्र होते हैं, ठीक है, लो प्रेशर के केंद्र होते हैं। तो केंद्र और परिधि के बीच, मान लो ये परिधि है, ठीक है, तो केंद्र और परिधि के बीच में जो दाब का अंतर होता है वो हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। यानी परिधि से हम अंदर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, दाब जो है कम होता जाता है, ठीक है। लो प्रेशर का केंद्र होता है, इससे क्या होता है, हवाएं बाहर से आकर झपटती हैं, यानी एकदम से एक चक्रवात का रूप ले लेती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ और मतलब यहाँ पे जो है दाब, यहाँ और यहाँ में दाब का अंतर बहुत ज्यादा होता है। तो जितना ज्यादा दाब का अंतर होगा उतनी ही अधिक दाब प्रवणता हमें देखने को मिलती है, यानी एक कथन इसका सही है। फिर कारण क्या है कि चक्रवात की जो आंख है वो बादल रहित होती है, तो कारण भी इसका सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। कैसे नहीं कर रहा है वो हम देखते हैं, लेकिन एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। फिर व्याख्या कैसे नहीं करता कि जो चक्रवात की आंख है वो बादल रहित होती है। क्यों होती है? क्योंकि चक्रवात की जो आंख है उसमें क्या होता है कि हवाओं का अवतलन होता है, ठीक है, हवाओं का अवतलन होता है। साथ ही साथ क्या होता है कि यहाँ पर आर्द्रता नहीं होती, ठीक है, और तापमान भी अधिक होता है, तापमान अधिक होता है और आर्द्रता कम रहती है। तो इससे क्या होता है कि ये जो
चक्रवात की आंख है, ये शुष्क केंद्र होते हैं, मतलब यहाँ पर बारिश नहीं होती है, बादल रहित होते हैं। कारण क्या है कि यहाँ पर हवाओं का अवतलन होता है। जिस स्थान पर हवाओं का अवतलन होता है वो उच्च दाब के केंद्र होते हैं, और वहां पर क्या होता है कि वहां पर जो है हवाएं जो है ऊपर नहीं उठ पाती है, यानी तापमान अधिक होता है, और जो है आर्द्रता वहां पर कम होती है, इस वजह से वहां बारिश नहीं हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर का वार्षिक तापांतर न्यूनतम है? ऑप्शन एक है नागपुर, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है कानपुर, और चौथा है दिल्ली। तो कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? तापांतर क्या है? ताप का अंतर, जैसे दिन और रात के ताप का अंतर, ठीक है, महीनों में ताप का अंतर, वर्षों में ताप का अंतर, ठीक है, ऋतुओं में ताप, जैसे गर्मी और सर्दी में तापांतर कितना है, ठीक है, वो हो जाएगा तापांतर। तो तापांतर क्या होता है कि जैसे हम जैसे देखते हैं कि जैसे ये वाला क्या है, ये अपने इंडिया का मैप है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे क्या होता है कि जो ये तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्रों पे किस प्रकार की जो है तापांतर देखने को मिलता है हमें, ना कम और ना ही ज्यादा, यानी समकारी जलवायु यहाँ हमें देखने को मिलती है। और जैसे जैसे हम मतलब तट से अंदर की तरफ जाते हैं तो महाद्वीपीयता बढ़ने के कारण क्या होता है, वहां पर तापांतर भी हमें अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले नागपुर है, ठीक है, तो नागपुर क्या है कि ये मान लो कि यहाँ नागपुर है, यहाँ हो जाएगा नागपुर। फिर उसके बाद में आ जाएगा चेन्नई, चेन्नई कहाँ है, यहाँ है चेन्नई, ठीक है, यहाँ है चेन्नई, चेन्नई। फिर उसके बाद में है कानपुर, ये मान लो कि यहाँ है कानपुर, और उसके बाद में है दिल्ली, तो ये मान लो यहाँ दिल्ली। तो सबसे ज्यादा तट के पास में कौन सा है, ये हो जाएगा चेन्नई, क्योंकि चेन्नई तो पूरा तटीय शहर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, तापांतर कम होगा, यहाँ हमें गर्मी सर्दी में जो है अंतर देखने को, ताप में अंतर देखने को नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर अपना 2 सही हो जाएगा, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी क्षेत्र की भू आकृतियों का परिणाम होती है, किसी भी क्षेत्र की भू आकृतियां किसका परिणाम होती हैं? ऑप्शन एक है बाह्य बलों द्वारा अपर्दन और निक्षेपण, दूसरा है बाह्य बलों द्वारा भूभाग का उत्थान, तीसरा है क्षेत्र में उन्नयन व अपघटन के बीच संतुलन, चौथा है आंतरिक और बाह्य बलों के बीच संतुलन। तो जो पृथ्वी की सतह पर हमें अनेक भूआकृतियां देखने को मिलती हैं, वो आंतरिक बल और बाह्य बलों का परिणाम होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अपना आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। आंतरिक और बाह्य बलों के बीच संतुलन क्या है, किसी भी क्षेत्र की भूआकृतियों का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम को मिलाना है, पहले कॉलम को दूसरे कॉलम से मिलाना है। तो ये वाला जो है पूरा क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ है, लेकिन इसके सामने जो दिए हुए हैं वो ही इनके आंसर है। ठीक है, इसके नीचे का जो विकल्प वाला पार्ट था वो छूट गया है। नदी क्या है, नदी से कौन सा बनेगा, इससे बनेगा अंतःकर्तित विसर्प। फिर है हिमनदीय, हिमनदीय से कौन सा बनेगा, एस्कर, ठीक है। उसके बाद में है तटीय, तटीय से कौन सा बनेगा, भृगु। फिर है वायुजनित, वायु से कौन सा बनता है, प्लाया, ठीक है। तो नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, हिम नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, तटीय क्षेत्रों में जो समुद्री धाराएं हैं उनके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, और वायुजनित स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं, जैसे इसमें नदी में कौन सा आएगा, अंतःकर्तित विसर्प है, ठीक है, प्राकृतिक तटबंध है, लैपीज है, और भी मतलब और भी स्थलाकृतियां इसमें हमें देखने को मिलती हैं। हिमनदी में कौन सा हो जाएगा, एस्कर हो जाएगा, हिमोड हो जाएगा, सर्क है, अरेत है, ठीक, सॉरी लैपीज इसमें नहीं आएगा, लैपीज आएगा जो कार्स्ट स्थलाकृति है उसमें, ठीक है। और ऐसे ही तटीय में भृगु हो जाएगा, रोद, रोदिका। तो इस प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं वो तटीय में बनती हैं। वायुजनित में है, प्लाया है, ठीक है, और बरखान है, और शीप है। इस तरह की स्थलाकृतियां हमें किसमें देखने को मिलती हैं, वायुजनित स्थलाकृतियां होती हैं। कौन सा अवशेष निम्नलिखित में से कौन सा अवशेष पर्वत का उदाहरण है, ठीक है, यानी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन एक है पार हिमालय, दूसरा है हिमालय, तीसरा है अरावली, चौथा है पश्चिमी घाट। तो कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण क्या है, पार हिमालय और हिमालय, ये क्या है, ये नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत, ठीक है, ये क्या है, ये नवीन वलित पर्वत है। और अरावली क्या है, अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है। ऑप्शन नंबर अपना 3 सही हो जाएगा। इसके अलावा अपने एनसीईआरटी में और कौन कौन से अवशिष्ट पर्वत दिए हुए हैं उनको एक बार और देख लेते हैं। एक है नल्ला, माला, ठीक है, जावादी, वेलिकोंडा, एक है पालकोंडा,
एक आ जाएगा महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। ठीक है, तो ये वाले जो है ये सारे के सारे अवशिष्ट पर्वत हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे से किसी भी क्वेश्चन में ये देखिए पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। हो सकता है इनकी जगह पे आपको किसी और या हिमालय, शिवालिक या किसी और का नाम दे दे, तो इसलिए आपको ये अरावली, अरावली के साथ में नल्लामाला, जावादी, वेलिकोंडा, पालकोंडा और महेंद्रगिरी, ये सब भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु को निम्नलिखित में से किस श्रेणी के भूकंपीय खतरे वाले क्षेत्र में रखा गया है? ऑप्शन एक है उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र, दूसरा है मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र, तीसरा है निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र, चौथा है अत्यंत निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। तो किस में आएगा ये जो तमिलनाडु है वो किस में आएगा? तमिलनाडु प्रायद्वीपीय पठार में स्थित है, और हम सभी जानते हैं कि जो हिमालयी क्षेत्र है वहां पर भूकंप हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, और जो हिमालयी क्षेत्र है वही सबसे ज्यादा सर्वाधिक भूकंप संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, और जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो भूकंप की दृष्टि से बहुत कम संवेदनशील क्षेत्र है, वहां पर हमें बहुत कम भूकंप देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण यह निम्न क्षति जोखिम वाला क्षेत्र है। और हम सभी जानते हैं कि जो भारत है उसको पांच भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, लेकिन 2002 के बाद में क्या हुआ? 2002 के बाद में जो जोन फर्स्ट था, यानी 4 तो एक था अत्यधिक उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र, और फिर 4 ये थे उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र, मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र, निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र और अत्यंत निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। तो 2002 के बाद में क्या हुआ? जो फर्स्ट था उसको जो है हटा दिया गया है, और अभी कितने हैं? 4 जोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई स्थानों पर पानी प्रचुर मात्रा में है जबकि अन्य स्थानों पर इसकी मात्रा बहुत सीमित है। कारण क्या है इसका? कारण है कि जल चक्र के माध्यम से होने वाली जलवायु जल वितरण में एक कारक है। तो कौन सा ऑप्शन दिया? कथन और कारण दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, तीसरा है ए और आर दोनों सत्य हैं और व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, चौथा है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम कथन देखते हैं कि जिन स्थानों पर पानी की प्रचुर मात्रा होती है, कई स्थानों पर पानी की प्रचुर मात्रा होती है जबकि अन्य स्थानों पर पानी की मात्रा सीमित होती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कारण क्या है कि जब जल चक्र के माध्यम से होने वाली जलवायु जल वितरण में एक महत्वपूर्ण कारक है, तो कारण भी इसका सही है। ऑप्शन नंबर अपना 3 सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गन्ने में सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन नंबर 1 है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है मध्य प्रदेश। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला जो स्टेट है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर अपना 3 सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र में ज्वार का उत्पादन ये मान लो 50% से भी अधिक है। ठीक है, तो ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ नगर को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा गया है? पहला है प्राचीन नगर, दूसरा है मध्यकालीन नगर, तीसरा है आधुनिक नगर, चौथा है स्वतंत्रता के बाद निर्मित नगर। तो जो चंडीगढ़ शहर है वो किस तरह का शहर है? प्राचीन है, मध्यकालीन है, आधुनिक है या फिर स्वतंत्रता के बाद बसा हुआ जो है नगर है? तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर अपना 4 सही हो जाएगा, स्वतंत्रता के बाद निर्मित शहर है, यानी 1950 के दशक के बाद में जो है इसका निर्माण शुरू हुआ था। और इसके जो वास्तुकार है वो कौन है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। वास्तुकार है इसके कार्बूजियर। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अपना ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण चतुर्भुज निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ता है?
ऑप्शन एक है दिल्ली मुंबई हैदराबाद कलकत्ता, दूसरा है दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, तीसरा है श्रीनगर मुंबई कन्याकुमारी कोलकाता, चौथा है दिल्ली अहमदाबाद चेन्नई और विशाखापट्टनम। तो जो स्वर्ण चतुर्भुज है वो किन किन शहरों को जोड़ता है, किन 4 शहरों को जोड़ता है? देखो, जैसे ये मान लो इंडिया का एक मैप है, ठीक है, ठीक है, तो 4 शहरों को किस किस को जोड़ेगा? दिल्ली को, ये मान लो यहाँ दिल्ली है, दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से, चेन्नई को कलकत्ता से, ठीक है। तो इस प्रकार से एक स्वर्ण चतुर्भुज बनता है। यहाँ हो गया दिल्ली, यहाँ हो गया मुंबई, ये है चेन्नई और ये है कोलकाता, ठीक है। तो ये है स्वर्ण चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर अपना 2 सही हो जाएगा, दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता, ठीक है। और जो इसकी जो कुल लंबाई कितनी है, जो स्वर्ण चतुर्भुज है उसकी जो ये पूरा मतलब मार्ग है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 5846 किलोमीटर, ठीक है। ये इसकी कुल लंबाई हो जाएगी। इसके बाद में हम एक और देखते हैं, उत्तर पूर्वी और उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा, ठीक है। उत्तर दक्षिण एंड पूर्व पश्चिम गलियारा। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में क्या होगा, एक बार इसको मिटा के यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो उत्तर में श्रीनगर को, दक्षिण में कन्याकुमारी से, दक्षिण में कन्याकुमारी से, यानी ये हो गया उत्तर दक्षिण। पूर्व में पोरबंदर को किससे जोड़ता है? ये है गुजरात में, ये है गुजरात में, और असम के सिलचर से जोड़ता है, और ये कहाँ है? ये है आसाम में, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा। तो जो इसके बीच के ये जो इनके बीच की दूरी है वो कितनी है? 4016 किलोमीटर, ठीक है। और ये हो गई उत्तर पूर्व की, और दक्षिण पश्चिम जो पूर्व पश्चिम है पोरबंदर सिलचर की, वो कितनी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी 3640 किलोमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता जो सड़क मार्ग है वो है 5846, ठीक है। तो इनकी जो दूरी है वो भी हमें पता होनी चाहिए। और जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में गलियारा है उसमें उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच की जो दूरी है वो है 4016 किलोमीटर, और पोरबंदर से सिलचर के बीच की दूरी है वो कितनी है? 3640 किलोमीटर, ठीक है। तो इस एग्जाम में ये पूछा है, तो हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में जो है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो गलियारा हमसे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक ज्वालामुखी विस्फोट निम्नलिखित में से किस प्लेट से संबंधित है? ऑप्शन एक है महासागर महाद्वीपीय अभिसारी सीमा, दूसरा है महासागर महासागर अभिसारी सीमा, तीसरा है महाद्वीपीय अभिसारी सीमा, चौथा है महासागर महासागर अभिसारी सीमा, ठीक है। तो यहाँ आ रहा है अभिसारी अभिसारी और अपसारी सीमा। सबसे पहले हम देखते हैं, देखो अभिसारी सीमा और अपसारी सीमा क्या होता है कि जब दो प्लेटें, मान लो ये एक प्लेट ये हो गई, ठीक है, प्लेट 1 और प्लेट 2, तो इसमें क्या होता है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने गति करती हैं ऐसे, तो इनके बीच जो सीमा बनती है वो कौन सी बनती है? अभिसारी सीमा। और अपसारी में क्या होता है कि जब दो प्लेटें, ये मान लो प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है, जब ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं तो क्या होता है? अभिसारी सीमा का निर्माण होता है। अपसारी सीमा में क्या होता है कि अपसारी सीमा में जब प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आती हैं तो क्या होता है कि अधिक घनत्व वाली प्लेट जो है कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे धंस जाती है। उससे क्या होता है कि जो भूपरपट्टी का विनाश हमें देखने को मिलता है, और उन क्षेत्रों में बहुत ही गहराई वाले भूकंप ज्वालामुखी हमें देखने को मिलते हैं। और अपसारी सीमा में क्या होता है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही होती हैं तो क्या होता है कि उनके बीच में दरारी उद्भेदन के द्वारा लावा निकलता है और क्रस्ट का निर्माण करता है, ठीक है,
क्रस्ट का निर्माण करता है। तो अभिसारी सीमा में क्या होता है, प्लेटों का विनाश होता है, और जो अपसारी सीमा है उसमें नई क्रस्ट का निर्माण होता है, नई भूपर्पट्टी का निर्माण हमें देखने को मिलता है। यहाँ भी जो अभिसारी सीमा है, यहाँ भी हमें ज्वालामुखी और भूकंप देखने को मिलते हैं, लेकिन वो कम गहराई के और कम संवेदनशील हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें पूछा है कि सबसे अधिक ज्वालामुखी और ज्वालामुखी विस्फोट हमें किस प्लेट के सहारे देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर अपना 1 सही हो जाएगा, महासागर महाद्वीपीय अभिसारी सीमा के सहारे। जैसे कि हम देखते हैं कि जो पूरी प्रशांत प्लेट है उसके चारों तरफ मतलब अभिसारी महासागरीय और महाद्वीपीय अभिसारी सीमा होने के कारण उसको मतलब उन चारों उसके चारों तरफ अनेक ज्वालामुखी हमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए जो है प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है उसको अग्निवलय भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च है। ठीक है, पहला है पहला चरण, दूसरा है दूसरे चरण का पहला आधा भाग, तीसरा है दूसरे चरण का दूसरा आधा भाग, चौथा है तीसरा चरण। तो इसमें क्या है कि जननांगीय संक्रमण सिद्धांत जो अपनी एनसीईआरटी है उसमें जननांगीय संक्रमण सिद्धांत के 3 चरण दिए हुए हैं, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। पहले चरण में क्या है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती है। ठीक है, इसमें क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती हैं। ठीक है, और इसमें जो अपना एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है बांग्लादेश, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, जो पहला चरण है उसमें जन्म दर और मृत्यु दर हमें अधिक देखने को मिलती है, और इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं बांग्लादेश। उसके बाद में है दूसरे चरण का आधा भाग है, तो जो दूसरा चरण है उसको यहाँ 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, दूसरे चरण का आधा पहला भाग है, तो उसमें दूसरे चरण में, पूरे दूसरे चरण में क्या होता है कि जो जन्म दर है वो तो जैसी थी वैसी ही रहती है, लेकिन मृत्यु दर को थोड़ा कंट्रोल कर लिया जाता है। ठीक है, फिर है इसका दूसरे चरण में क्या होगा जन्म दर उच्च, ठीक है, और मृत्यु दर कम। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या होता है, यहाँ जनसंख्या विस्फोट देखने को मिलता है। जो अपने एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है उसमें इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो ऊपर वाला आधा भाग है उसका दिया हुआ है पेरू। ठीक है, और जो आधा दूसरा भाग है उसका दिया हुआ है केन्या और श्रीलंका। तो जो इनके एग्जाम्पल हैं वो हमें याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में है तीसरा चरण। तीसरे चरण में क्या है, तीसरे चरण में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम होती हैं, यानी स्थिर जनसंख्या वृद्धि हमें देखने को मिलती है। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं कनाडा, जापान, और एक और है यूएसए। ठीक है, यूएसए। तो इन सब के एग्जाम्पल हमें याद होने चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार फटाफट देख लेते हैं कि जननांगीय संक्रमण सिद्धांत है उसके 3 चरण बताए गए हैं, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। पहले चरण में क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि दर जो है अधिक, जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है इसमें भी। क्यों, क्योंकि इसमें उच्च मृत्यु दर और उच्च जन्म दर देखने को मिलती है। इसका एग्जाम्पल अपनी एनसीईआरटी में बांग्लादेश दिया हुआ है। उसके बाद में है दूसरा चरण। दूसरा चरण में क्या होगा कि जन्म दर तो जितनी थी उतनी ही रहती है, लेकिन मृत्यु दर पे थोड़ा कंट्रोल कर लिया जाता है। उससे क्या है, हमें जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है, यानी दूसरे चरण में जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है। दूसरे चरण का पहला भाग एनसीईआरटी में अपना एक डायग्राम बना के दिया हुआ है, यानी दूसरे चरण का पहला भाग है उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहले भाग का दिया हुआ है पेरू, और जो दूसरा भाग है, दूसरे चरण का दूसरा आधा भाग है, उसके एग्जाम्पल है केन्या और श्रीलंका। ठीक है, तो हमें इनके एग्जाम्पल याद होने चाहिए। उसके बाद में तीसरा चरण। तीसरा चरण में क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम होती है, जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है या स्थिर होती है। इसके एग्जाम्पल है कनाडा और यूएसए। ठीक है
एक बार इसको अच्छे से देख लेना है, ये वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अभिकेंद्रीय जल निकासी प्रतिरूप मिलता है? ऑप्शन एक है वलित पर्वत, दूसरा है आंतरिक ज्वालामुखी शंकु, तीसरा है भारी ज्वालामुखी शंकु, चौथा है पश्चिमी तटीय मैदान। तो कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? किस क्षेत्र में अभिकेंद्रीय जल निकासी प्रतिरूप मिलता है? वलित पर्वत। वलित पर्वतों में क्या होगा? नहीं, इसमें अभिकेंद्रीय नहीं होगा। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां हमें अपकेंद्रीय जो है जल निकासी प्रतिरूप देखने को मिलता है कि वहां से जो है जो नदियां हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं ऐसे, ठीक है। इसलिए अरीय या फिर इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय प्रतिरूप। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है आंतरिक ज्वालामुखी शंकु। हाँ, ये सही है। आंतरिक ज्वालामुखी शंकु में क्या होगा कि जो नदियां हैं वो बाहर से आकर के इसमें ऐसे गिरती हैं, ठीक है, यानी एक जगह आकर के केंद्रित हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय जल निकासी प्रतिरूप। ऑप्शन नंबर अपना दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी है? ऑप्शन एक है 20,000, ये है 29, इसको ऐसे लिखा गया है 29। जो महासागरों की लवणता है उसको प्रति हजार में देखा जाता है, ठीक है, तो इनको ऐसे लिखा जाता है 31 प्रति हजार, ठीक है, ये वैसे भी समझ में आ जाएगा। 29 प्रति हजार, 31 प्रति हजार, तीसरा है 33 प्रति हजार और चौथा है 35 प्रति हजार। तो हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी है? इसका ऑप्शन नंबर अपना 4 सही हो जाएगा, 35 जो है प्रति हजार। उसके बाद में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो लवणता है वो किसकी है। ये जो मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके एक एक जो है हमें पता होना चाहिए कि जो टर्की की वोन झील है, ठीक है, टर्की की वोन झील है उसकी कितनी है? 330 प्रति हजार लवणता, ठीक है। उसके बाद में है जो मृत सागर है, मृत सागर की लवणता कितनी है? 238 प्रति हजार। उसके बाद में है ग्रेट साल्ट लेक, इसकी कितनी हो जाएगी? 220 प्रति हजार, ठीक है, लवणता। उसके बाद में एनसीईआरटी में एक और दिया हुआ है अटलांटिक महासागर की, अटलांटिक महासागर की लवणता कितनी दी हुई है? 36 प्रति हजार, यानी जो अटलांटिक महासागर है उसकी लवणता हिंद महासागर की लवणता से अधिक है, ठीक है। ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। टर्की की वोन झील है उसकी कितनी है? 330। उसके बाद में है जो मृत सागर है उसकी है 238, ग्रेट साल्ट लेक है उसकी है 220 और अटलांटिक महासागर की है 36 प्रति हजार लवणता और हिंद महासागर की है 35 प्रति हजार लवणता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य तप को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन एक है अपने झुके हुए अक्ष पर पृथ्वी का परिक्रमण, दूसरा है वायुमंडल की विभिन्न परतें, तीसरा है वायुमंडल की पारदर्शिता, चौथा है दिन की अवधि। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा कि जो सूर्य तप है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला इसमें दिया हुआ है कि अपने अक्ष पर झुके हुए होने के कारण जो है पृथ्वी परिक्रमण करती है और उससे जो है हमें जो दिन रात की अवधि है उसमें भी अंतर देखने को मिलता है और उसी के साथ सूर्य तप को भी वो है जो अक्ष पर झुका हुआ उसको प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर अपना एक सही है इसका। दूसरा है वायुमंडल की परतें, वायुमंडल की परतें सूर्य तप को प्रभावित नहीं करती हैं। तीसरा है वायुमंडल की पारदर्शिता, तो तीसरा इसका सही है। जैसे हम देखते हैं कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, वहां पर सूर्य तप की प्राप्ति अधिक होती है, उसके बावजूद भी वहां तापमान कम होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमेशा जो है बादल छाए रहते हैं, उस मतलब यहाँ की जो पारदर्शिता है वो हमें कम देखने को मिलती है, ठीक है। तो वहां क्या होगा, हमें इस प्रकार से सूर्य तप को भी जो है वायुमंडल की पारदर्शिता प्रभावित करती है। तीसरा है दिन की अवधि, ये भी इसका कारक हो जाएगा, यानी दूसरा गलत हो जाएगा,
पहला, तीसरा और चौथा सही है, जिसमें दूसरा है वो सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर अपना 3 सही हो जाएगा, केवल 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों के दौरान दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को पार करने से पहले निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती हैं? ऑप्शन 1 है उत्तर की ओर, दूसरा है दक्षिण की ओर, तीसरा है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, और चौथा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो क्या होता है, जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है, तो जो ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध और ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। तो इसमें क्या होता है कि जो दक्षिणी गोलार्ध में पवनें ऐसे चलती हैं, व्यापारिक पवनें की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ दक्षिणी गोलार्ध पूछा है हमसे, ठीक है, इसमें पूछा है कि दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को पार करने से पहले, यानी इस रेखा को पार करने से पहले इनकी दिशा क्या होती है? इनकी दिशा होती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। ठीक है, उत्तर पश्चिम की ओर। इस प्रकार से हम देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या हो जाएगी? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, तो भूमध्य रेखा को पार करने से पहले दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक हवाओं की जो दिशा है वो क्या होगी? दक्षिण पूर्व से दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। ठीक है, उत्तर पश्चिम की ओर, यानी ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व नहीं, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में। तो ऑप्शन नंबर अपना इसमें तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ में अपने ये 20 क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।